नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा को बताया सफल। कहा, प्रधानमंत्री के दौरे में दिखा भारतीयता का मूल भाव। प्रधानमंत्री ने यूएन जैसी बहुपक्षीय संस्था में सुधार पर दिया जोर। गाजा और यूक्रेन की स्थिति पर भी हुई चर्चा। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बीच हुई मुलाकात। यूक्रेन ने भारत द्वारा किए जा रहे शांति प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने वियतनाम के राष्ट्रपति टो लाम से भी की द्विपक्षीय वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में समिट ऑफ द फ्यूचर को किया संबोधित। मानव केंद्रित दृष्टिकोण को सर्वप्रथम बताते हुए प्रधानमंत्री ने भारत में जन कल्याण के सफल प्रयासों का किया उल्लेख। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और सुरक्षा के सामने खड़ी आतंक जैसी चुनौतियों का भी किया जिक्र। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार समाप्त हुआ। 5 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर 25 सितंबर को होगा मतदान। कोलकाता में महिला डॉक्टर रेप मर्डर केस में आंदोलन जारी। न्याय की मांग को लेकर डॉक्टरों के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में किया प्रदर्शन। इजरायल ने लेबनान पर हमले तेज किए। हिजबुल्लाह के सैकड़ों ठिकानों को बनाया निशाना। 490 से अधिक की मौत, 1600 से अधिक घायल। हिजबुल्लाह ने भी इजरायल पर दागे कई रॉकेट। और ऑस्कर के लिए चुनी गई फिल्म लापता लेडीज सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी के तहत मिली एंट्री। निर्देशक किरण राव और एक्टर रवि किशन ने जताई खुशी। कहा, रंग लाई सबकी मेहनत। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे की। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। उन्होंने दोनों देशों के आपसी हितों को लेकर चर्चा की। 1 महीने के अंदर दोनों नेताओं की यह दूसरी मुलाकात रही। यूक्रेन के साथ वार्ता के दौरान भारत द्वारा किए जा रहे शांति के प्रयासों को राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सराहा। There have been earlier as well questions about these specifics. There are obviously discussions going on in multiple forums around the world. You have various processes that are underway, various formats that have seen that we have seen, and we've been involved in some of those where the idea has been to try and see if there is something around which a consensus can develop. As a result of the Prime Minister's visit to Kyiv, you are following the developments since then, where the Prime Minister subsequently has been in touch with President Putin in Russia, with President Biden here in the US. Our National Security Advisor visited Russia also recently. So there are a number of conversations that are going on. The attempt in all of these is to try and move towards some specifics. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के राष्ट्रपति टो लाम से मुलाकात की। न्यूयॉर्क में हुई दोनों नेताओं की इस बैठक में अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने भारत वियतनाम मैत्री के पूर्ण आयामों पर चर्चा की। इसके अलावा दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी, व्यापार, संस्कृति और अन्य क्षेत्रों में साझेदारी में तेजी लाने पर भी जोर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने वैश्विक समृद्धि का भारत का विजन रखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने 250 मिलियन लोगों को गरीबी से निकालकर दिखा दिया है कि सतत विकास सफल हो सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सतत विकास को प्राथमिकता देते हुए मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा। प्रधानमंत्री ने मानव केंद्रित दृष्टिकोण को सर्वप्रथम बताया। जब हम ग्लोबल फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच सर्वप्रथम होनी चाहिए।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देते हुए हमें मानव कल्याण, फूड, हेल्थ सिक्योरिटी ये भी सुनिश्चित करनी होगी। भारत में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर हमने ये दिखाया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी सक्सेसफुल। सक्सेस का हमारा यह अनुभव हम ग्लोबल साउथ के साथ साझा करने के लिए तैयार है। और वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना एक सेतु होनी चाहिए, अवरोध नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे विश्व से साझा करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में सुधार पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानवता की सफलता हमारी सामूहिक शक्ति में निहित है, युद्ध के मैदान में नहीं। Success of humanity lies in our collective strength, not in the battlefield. और वैश्विक शांति एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म्स आवश्यक है। रिफॉर्म इज द की टू रिलेवेंस। वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक तरफ आतंकवाद जैसा बड़ा खतरा है, तो दूसरी तरफ साइबर, मैरीटाइम, स्पेस जैसे अनेक संघर्ष के नए नए मैदान भी बन रहे हैं। इन सभी विषयों पर मैं जोर देकर कहूंगा कि ग्लोबल एक्शन मस्ट मैच ग्लोबल एम्बिशन। और वहीं विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा को बेहद सफल बताया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा तकनीक, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिहाज से काफी अहम रही है। विदेश सचिव ने कहा कि आज के युग में तकनीक ही विकास की मुख्य ड्राइव फोर्स है। The extent of involvement that all of these companies already have in India, the degree to which they are enthused by the prospects in India, the policy environment in India, and their plans to continue to grow in India and grow with India for themselves and for the rest of the world. And I think that's what was really a feature of the remarks of practically every one of the CEOs of how excited they are for their own businesses in India, especially at this moment in time when things like AI and quantum computing are changing the world as we know it. और वहीं संयुक्त राष्ट्र में संघर्षों, जलवायु, ऊर्जा, स्वास्थ्य की वैश्विक चुनौतियों से लेकर ग्लोबल गवर्नेंस तक पर चर्चा हुई। वहीं प्रधानमंत्री मोदी दुनिया को भारतीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव कल्याण की पहल को साझा करने को लेकर उत्सुकता दिखाई दी। For the first time, the entire UN membership through the Pact of the Future that was adopted this morning has agreed on a pathway to transform global governance, and it is expected that this will provide some momentum to the processes that are already underway in many of these areas within the UN system. Prime Minister therefore highlighted in his remarks, which you would have seen, that in order to stay relevant, the multilateral system has to reform. और वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में शीर्ष कंपनियों के सीईओ के साथ मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक प्रौद्योगिकी और नवाचार केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा को प्रदर्शित किया। साथ ही शीर्ष कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए भी आमंत्रित किया। टेक कंपनियों के सीईओ ने प्रधानमंत्री मोदी के विजन की सराहना करते हुए उभरते वैश्विक तकनीकी परिदृश्य में भारत की अहम भागीदारी की बात कही।
अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में शीर्ष टेक कंपनियों के सीईओ के साथ मुलाकात की और भारत की संभावनाओं और अवसरों पर चर्चा की। सीईओ के साथ राउंड टेबल मीटिंग में सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर बायोटेक्नोलॉजी जगत के कई प्रमुख लोग शामिल हुए। प्रमुख अमेरिकी कंपनियों के सीईओ के साथ पीएम मोदी ने एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और बायोटेक्नोलॉजी जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। सीईओ के साथ राउंड टेबल मीटिंग को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में निवेश की संभावनाओं और तकनीक डिजाइन इन इंडिया को लेकर सभी को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने टेक्नोलॉजी में भारत की बढ़ती ताकत को रेखांकित किया। शायद ही जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा होगा कि जिसको अब टेक्नोलॉजी ड्राइव न करती हो। किसी समय टेक्नोलॉजी का प्रभाव था, अब मैं देखता हूं टेक्नोलॉजी ड्राइव करने वाली है। लेकिन ऐसे समय में सिर्फ टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी प्लस डेमोक्रेसी, इसका एक संतुलन बहुत जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेटिक वैल्यूज और टेक्नोलॉजी का मिलना मानव कल्याण की गारंटी देता है। मुलाकात के बाद विभिन्न टेक कंपनियों के सीईओज ने पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया विजन की सराहना की। The Prime Minister has been focused on transforming India with his Digital India vision. He pushed us to continue making in India, designing in India. We are proud to now make our Pixel phones manufactured in India. He is really thinking about how AI can transform India in a way that benefits the people of India. We had a wonderful meeting with Prime Minister Modi to exchange ideas about the advancement of technology, the use of AI and biotechnology, and the growth of India as an emerging superpower economically. We have already a large research-based center in India. We plan to grow that. प्रधानमंत्री ने भारत की विकास संभावनाओं पर जोर देने के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और इनोवेशन को बढ़ावा देने की पहलों पर भी चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि देश सेमीकंडक्टर क्षेत्र में 15 अरब डॉलर के महत्वाकांक्षी निवेश के साथ आगे बढ़ रहा है, जो विकसित भारत को नई उड़ान देगा। निखिल सिंह, डीडी न्यूज, न्यूयॉर्क। और इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका दौरे को लेकर जो तमाम खबरें हमने आपको दिखाई, इसमें फिलहाल इतना ही। और आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अन्य खबरों का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार सोमवार शाम समाप्त हो गया। इस चरण में 5 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर 25 सितंबर को मतदान होगा। दूसरे चरण में जम्मू के रियासी, राजौरी और पुंछ तथा कश्मीर घाटी में श्रीनगर और बडगाम जिले में वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में होने वाले मतदान के लिए जिला रियासी में मतदान कर्मी वोटिंग मशीन के साथ अपने अपने मतदान स्थलों के लिए रवाना हो रहे हैं। गुलाबगढ़, रियासी और श्री माता वैष्णो देवी सहित 3 विधानसभा क्षेत्रों वाले रियासी जिले में 25 सितंबर को मतदान होना है। हिंसक विद्रोह से प्रभावित क्षेत्रों में मतदाताओं तक पहुंचने के लिए मतदान अधिकारियों का नदियों और पहाड़ों को पार करके मतदान स्थल तक पहुंचने का क्रम जारी है। और वहीं हरियाणा चुनाव के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन कांग्रेस की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अपनी उपेक्षा से नाराज कुमारी शैलजा ने चुनाव प्रचार से दूरी बना रखी है, तो अब कांग्रेस पर अनैतिक तरीके से टिकट बांटने का भी आरोप लगा है। और ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि खुद पार्टी की महिला नेता की तरफ से सामने आया है। कुमारी शैलजा पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अभद्र टिप्पणी से गरमाई हरियाणा की सियासत। कुमारी शैलजा पर कमेंट से दलित समाज में आक्रोश। दलित नेताओं ने कांग्रेस के खिलाफ बोला जमकर हमला। विधानसभा चुनाव प्रचार से कुमारी शैलजा ने बनाई दूरी। कुमारी शैलजा की नाराजगी से भूपेंद्र हुड्डा का इनकार। हरियाणा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है और सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने
आज टोहाना और जगाधरी में 2 जनसभाएं की। टोहाना में जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा दलित नेताओं का अपमान किया, चाहे वो डॉक्टर अशोक तंवर हो या फिर कुमारी शैलजा। हमेशा से दलित नेताओं का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, चाहे डॉक्टर अशोक तंवर हो, चाहे बहन कुमारी शैलजा हो, सबका अपमान कांग्रेस ने किया है। और आंबेडकर जी, जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं गई, बाबा आंबेडकर को भारत रत्न नहीं मिला। और भारतीय जनता पार्टी ने 5 तीर्थ आंबेडकर जी के लिए बनाए और संविधान दिन मनाने की घोषणा की। अभी अभी राहुल गांधी अमेरिका में बोले हैं कि विकास हो जाने के बाद आरक्षण की जरूरत नहीं है, विकास होने के बाद हम आरक्षण हटा लेंगे। इस बीच हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार से कुमारी शैलजा ने अपनी दूरी बना रखी है। आज भी अंबाला में कांग्रेस की रैली में कुमारी शैलजा नहीं पहुंची, जबकि अंबाला लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व वो कई बार कर चुकी हैं। हालांकि कुमारी शैलजा की नाराजगी से भूपेंद्र हुड्डा ने इनकार करते हुए कहा कि किसी की कोई नाराजगी नहीं है। तभी कांग्रेस जन लगे हुए हैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। शैलजा जो है हमारी बहन, वो वरिष्ठ नेता है, कोई नाराजगी, हमारी कोई नाराजगी नहीं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सोशल मीडिया एक्स पर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस दलित नेताओं को कभी तरजीह नहीं देती है। मायावती ने अप्रत्यक्ष तौर पर कुमारी शैलजा की नाराजगी और हरियाणा में उनकी उपेक्षा के संदर्भ में ये पोस्ट किए। चमड़ी दमड़ी देखकर दिया गया कांग्रेस में चुनाव का टिकट। कांग्रेस पर टिकट बंटवारे में भ्रष्टाचार करने के लग रहे हैं आरोप। महिला नेता के आरोप से मचा हंगामा। चमड़ी और दमड़ी तक पहुंची हरियाणा में कांग्रेस की राजनीति। कांग्रेस की पूर्व विधायक शारदा राठौर ने लगाए पार्टी पर गंभीर आरोप। भाजपा का सवाल, इस मामले में क्या लड़की हूं ब्रिगेड प्रियंका गांधी वाड्रा कुछ कहेंगी? ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि खुद पार्टी की महिला नेता शारदा राठौर की तरफ से आया है, जो कांग्रेस के टिकट पर बल्लभगढ़ सीट से 2 बार कांग्रेस से विधायक रह चुकी हैं। पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। मुझे अभी तक ये समझ ही नहीं आया कि मेरा कसूर क्या था। लेकिन वो कहते हैं ना, चमड़ी और दमड़ी में बहुत दम होता है। तो मैंने तो ईमानदारी की राजनीति करी। जैसे जैसे मतदान के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे हरियाणा कांग्रेस में अंतर्कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज हरियाणा में कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी है। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी में दलित नेताओं का अपमान होता है। बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान का भी उन्होंने जिक्र किया कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी उनका सम्मान नहीं किया और न ही उनको भारत रत्न दिया। कुमारी शैलजा का प्रकरण एक बार फिर हरियाणा में गरमा गया है। इसके साथ साथ ही बल्लभगढ़ से कांग्रेस विधायक शारदा राठौर ने तमाम तरह के आरोप लगाकर और ये कहकर कि कांग्रेस पार्टी में टिकट चमड़ी और दमड़ी के आधार पर दी जाती है, पूरी हलचल मचा दी है। आने वाले समय में हरियाणा चुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है। कैमरामैन जगमोहन के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज हरियाणा। और उधर मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की अगुवाई में भारत निर्वाचन आयोग की 12 सदस्यीय टीम ने आज रांची में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। पहले दिन आयोग की टीम ने राजनीतिक दलों की राय जानी और विभिन्न एजेंसियों को सुझाव दिए। दूसरे दिन मंगलवार को भी विभिन्न चरणों में आयोग की बैठकें होंगी। झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले भारत निर्वाचन आयोग की टीम झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अगुवाई में पहुंची टीम ने पहले दिन विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, विभिन्न एजेंसियों और राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के टीम के साथ अलग अलग बैठक कर चुनावी तैयारियों का आकलन किया।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में भारत निर्वाचन आयोग ने अपने 2 दिवसीय दौरे के क्रम में सोमवार को पहले दिन रांची में मैराथन बैठक के दौरान विधानसभा चुनाव तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने अपनी राय से आयोग को अवगत कराया। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद ने बताया कि पार्टी ने आयोग को बांग्लादेशी घुसपैठ की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है। इसके अलावा चुनाव की तारीखों को तय करते समय पर्व त्योहारों का ख्याल रखने और कम अंतराल में मतदान कराने की मांग की है। अनेक बूथ है जिसका हम लोगों ने रिसर्च किया इस राज्य के अंदर, तो 123% मतदाता बढ़े, 100% से अधिक मतदाता में जो प्रत्याशी वृद्धि हो रही है, हजारों की संख्या में से तो हमने जांच करने के लिए कहा है। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और पार्टी प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि उन्होंने आयोग को राज्य स्थापना दिवस के बाद कम से कम चरणों में चुनाव कराने का सुझाव दिया है। फाउंडेशन डे, ये सभी चीजें हैं, उसके बाद भी उसको प्लान किया। दूसरा कि हमारे राज्य में है ज्यादातर इलाके आर्थिक से अच्छा दिखे, उन जगहों पर न्यूनतम सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट। वहीं कांग्रेस पार्टी के विनय सिन्हा दीपू ने चुनाव आयोग से राज्य में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने का आग्रह किया। इलेक्शन हो, एक डेट पर इलेक्शन हो, 15 नवंबर और छठ के बाद इलेक्शन हो। हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी का जयंती है, हमारा पर्व सब है, पूरा दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ है, उसको देखते हुए उन सब के बाद में इलेक्शन हो। इधर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर काफी समय से राज्य में तैयारियां की जा रही है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग की टीम दूसरे दिन सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक करेगी। 24 को आपका सभी जिला का निर्वाचन पदाधिकारी है, एसपी है, डिविजनल कमिश्नर है, आईजी, उनके साथ में 24 घंटे। झारखंड में लोकसभा चुनाव के बाद इस वर्ष विधानसभा चुनाव भी होने हैं। अब भारत निर्वाचन आयोग की टीम के दौरे के बाद चुनाव तारीखों के ऐलान पर सबों की नजर है। झारखंड में विधानसभा चुनाव की जल्द घोषणा होने की उम्मीद है। ऐसे में भारत निर्वाचन आयोग की टीम तैयारियों का आकलन कर रही है ताकि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से राज्य में चुनाव संपन्न कराया जा सके। आयोग को राजनीतिक दलों की ओर से भी कई सुझाव मिले हैं। अब मंगलवार को प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के साथ आयोग उनकी तैयारियों की जानकारी लेगा। रांची से प्रताप और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने सोमवार को प्रधानमंत्री कार्यालय में एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सर्दी के आगामी मौसम को देखते हुए विशेष रूप से दिल्ली एनसीआर में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के मुद्दे के समाधान में हितधारकों की तत्परता का आकलन किया गया। बैठक में धान की पराली जलाने, वाहन उत्सर्जन, सड़क और निर्माण धूल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और डीजल जनरेटर सेट सहित विभिन्न स्रोतों से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए जारी प्रयासों के मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित किया गया। डॉक्टर मिश्रा ने सर्दी के महीनों के दौरान बिगड़ती वायु गुणवत्ता को कम करने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत सख्त और समय पर कार्यान्वयन के गंभीर महत्व पर जोर दिया। डॉक्टर पीके मिश्रा ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को अपनी कार्य योजनाओं की प्रतिबद्धता के अनुरूप पराली जलाने की प्रथा को खत्म करने के उद्देश्य से कार्य योजनाओं की सख्ती से निगरानी करने और उन्हें लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने धान की भूसी के आर्थिक उपयोग को बढ़ाने के लिए CRM मशीनों के पूर्ण उपयोग, ex-situ प्रबंधन के लिए आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और ब्रिकेटिंग एवं पेलेटिंग कार्यों में छोटे उद्योगों का समर्थन करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस दौरान उचित दंड और रिकॉर्ड प्रविष्टियों के साथ उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त प्रवर्तन कार्रवाइयों पर भी प्रकाश डाला गया। और राजधानी नई दिल्ली में सोमवार को 2 दिवसीय 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन की शुरुआत हो गई। सतत और समावेशी विकास की प्राप्ति में विधायी निकायों की भूमिका के विषय पर आधारित इस सम्मेलन की मेजबानी भारतीय संसद कर रहा है। सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला कर रहे हैं। वहीं सम्मेलन को संबोधित करते हुए ओम बिरला ने कहा कि विधायी संस्थानों ने बीते वर्षों में तकनीक का बेहतर इस्तेमाल किया है। भारतीय संविधान की महत्व पर बल देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हमारा संविधान समावेशी शासन की भावना का सबसे सशक्त उदाहरण है, जो विकास के पथ पर सबको साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए को प्रेरणा देता है।
वहीं भारतीय संसद ने देश हित में कई ऐतिहासिक कानूनों को पारित किया है, जिसकी वजह से विकास की गति तेज हुई है। विधायी संस्थाओं की भूमिका का जिक्र करते हुए ओम बिरला ने कहा कि इन संस्थाओं के सहयोग और समर्थन के बिना आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं है। सम्मेलन में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सहित राज्य विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। लोकतांत्रिक संस्थाएं संविधान की भावनाओं के अनुरूप संघीय ढांचे के अंदर अपनी स्वायत्तता रखते हुए कई विषयों पर अपने अपने राज्यों की ज्वलंत समस्याओं पर भी चर्चा करती रहती है और देश की महत्वपूर्ण समस्याओं पर भी समय समय पर चर्चा करती रहती है। विधायी संस्थाओं ने टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी किया है और टेक्नोलॉजी के साथ साथ कई नवाचार भी किए हैं, जिससे इन संस्थाओं को जन आकांक्षाओं को और अपेक्षाओं को पूरा कर सकें। और उधर कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म मामले को लेकर लोगों में आक्रोश जारी है। डॉक्टरों के साथ अन्याय की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में डीसी उत्तर कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार को रोकने में नाकाम रही है। दूसरा पार्टी को कार्यक्रम करने देते हैं, लेकिन बीजेपी को क्यों नहीं? हम तो अच्छे से शांतिपूर्ण से हम लोग कार्यक्रम करने के लिए जाने के लिए तैयार है। अब कितना लोग है, वो भी कितना लोग है? अगर ये रोक पाएंगे कि पश्चिम बंगाल में जितना महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो क्या रोक पाएंगे? क्या नहीं रोक पाएंगे तो हम लोगों को रोक से क्या फायदा हो रहा है? और वहीं पश्चिम बंगाल के कई जिलों में आई बाढ़ को लेकर सियासत जारी है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने पत्र लिखा है और आरोप लगाया है कि डीवीसी से मात्रा से अधिक पानी छोड़ने के कारण कई जिलों में बाढ़ से लोग परेशान हैं। वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि ममता बनर्जी का आरोप राजनीति से प्रेरित है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर राज्य की समस्याओं का ठीकरा केंद्र सरकार के मत्थे फोड़ा है। इस बार मामला राज्य के दक्षिणी हिस्से में आई बाढ़ का है। ममता बनर्जी ने रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी को एक और पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन द्वारा अभूतपूर्व पानी छोड़े जाने के कारण राज्य के दक्षिणी हिस्से में आई विनाशकारी बाढ़ जैसी हालात पैदा हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन ने उनकी सरकार से परामर्श किए बिना अपने जलाशयों से पानी छोड़ दिया, जिससे पश्चिम बंगाल के कई जिले जलमग्न हुए और करीब 50 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इस मुद्दे पर ममता बनर्जी ने 2 दिन पहले भी पीएम मोदी को पत्र लिखा था। पीएम को लिखे उनके पहले पत्र के जवाब में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने उनके आरोपों का खंडन किया था। उन्होंने बताया था कि राज्य के अधिकारियों को डीवीसी जलाशय से पानी छोड़ने के बारे में हर चरण में सूचित किया गया था। उन्होंने यह भी कहा था कि एक बड़ी आपदा को रोकने के लिए डीवीसी जलाशय से पानी छोड़ना आवश्यक था। ममता बनर्जी ने अपने पत्र में आरोप लगाया था कि डीवीसी के जलाशयों से 9 घंटे तक अधिकतम मात्रा में पानी छोड़ा गया, जिसके बारे में राज्य को सिर्फ 3.5 घंटे पहले सूचना दी गई थी। इतने कम समय में प्रभावी आपदा प्रबंधन कैसे हो सकता है? हालांकि भाजपा ने ममता बनर्जी के इस दावे को झूठा और राजनीति से प्रेरित बताया है। पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी और मीडिया सेल संयोजक अमित मालवीय ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि अगर बंगाल के कुछ हिस्सों में बढ़ते जलस्तर के लिए कोई जिम्मेदार है तो वह ममता बनर्जी हैं। वह इसके लिए किसी और को नहीं बल्कि अपनी अक्षमता को दोषी ठहरा सकती हैं। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि पश्चिम बंगाल के कई भागों में हर साल बाढ़ आती है। ममता सरकार ने इस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। ममता बनर्जी अपने बचाव के लिए केंद्र पर आरोप लगा रही हैं। जब आपके सिर पे कोई प्रॉब्लम आ जाता है तब जाके आप केंद्र सरकार के ऊपर देखते हैं, लेकिन आपको अगर फ्लड का मैनेजमेंट करना है तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि आज फ्लड आया आप आज इसको मैनेजमेंट कर लिया।
आपको ये सोचना चाहिए कि लास्ट 1 ईयर जो समय गया, 1 साल गया, उसमें आपने क्या किया। हर बार आता है फ्लड, बंगाल में हर बार फ्लड आता है, स्पेशली घाटाल, उसके साथ साथ मिदनापुर, इस बार बीरभूम भी आ गया, हुगली आ गया। हुगली में डिवास्टेटिंग सिचुएशन है। लेकिन अपने कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए सरकार को जो करना चाहिए, पश्चिम बंगाल सरकार को, उनमें विचार करना चाहिए। पूरे मुद्दे पर अपना विरोध दिखाते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार की शाम झारखंड बंगाल सीमा मैथन बॉर्डर को सील करने का आदेश भी दे दिया था। उनके इस तुगलकी फरमान के कारण पश्चिम बंगाल और झारखंड को जोड़ने वाली मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली कोलकाता NH2 पर मालवाहक वाहनों की करीब 20 किलोमीटर लंबी कतार लग गई। ऐसी परिस्थिति में वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सरकार द्वारा झारखंड की सीमा को बंद करने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ममता सरकार अब संघीय ढांचे को भी चुनौती देने पर उतारू है। She is desperate. She is violating the constitution. She is challenging the federal structure. As a leader of opposition, I am also challenging to the state authority. आपका दाम है तो चीफ सेक्रेटरी लेटर इशू कीजिए, ये झारखंड बॉर्डर बंद रहेगा, उसका बाद लीगली कॉन्सिक्वेंस जो होगा वो आपको फेस करना पड़ेगा। दरअसल डीवीसी रिजर्वायर से पानी रिलीज करने के बारे में फैसला दामोदर वैली रिजर्वायर रेगुलेशन कमेटी DBRRC द्वारा किया जाता है, जिसमें केंद्रीय जल आयोग, पश्चिम बंगाल, झारखंड और डीवीसी के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने यह भी स्पष्ट किया था कि 14 से 17 सितंबर तक भारी बारिश के कारण पश्चिम बंगाल के अधिकारियों के अनुरोध पर मैथन और पंचेत जलाशयों से पानी छोड़ने में 50% की कटौती भी की गई थी। बहरहाल इस आरोप प्रत्यारोप के बीच ये जानना भी कम दिलचस्प नहीं है कि विपक्ष में रहने के दौरान राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस पूरे मुद्दे पर तत्कालीन वाम मोर्चे की अगुवाई वाली राज्य सरकार को दोष देती थी। अब जबकि वो सत्ता की बागडोर खुद संभाल रही है, तब इस समस्या का ठीकरा केंद्र सरकार के सिर फोड़ रही है। राज्य की भाजपा नेता केया घोष पश्चिम बंगाल में बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2022 में घाटल मास्टर प्लान के जरिए राज्य सरकार को उपलब्ध कराए गए 1500 करोड़ रुपए और राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विश्व बैंक की ओर से उपलब्ध कराए गए 2500 करोड़ रुपए का भी हिसाब मांग रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कथित अवैध मस्जिदों का विवाद और बाहरी राज्यों से आने वाले प्रवासियों का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। शिमला के संजौली में मस्जिद विवाद में एक बार फिर 28 सितंबर को बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया गया और प्रशासन को भी मामले में तुरंत कार्रवाई की चेतावनी जारी की गई है। देवभूमि हिमाचल में कथित अवैध मस्जिदों का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। शिमला के संजौली में मस्जिद के अवैध होने के आरोप और इस मामले में तुरंत कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर एक बार फिर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। साथ ही पूरे शिमला में लोगों से इस मामले में एकजुट होने की अपील की गई है। 28 सितंबर को एक बार फिर शिमला में बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। देवभूमि संघर्ष समिति ने इस विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। समिति ने कार्रवाई न होने पर जेल भरो आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। प्रशासन द्वारा कार्रवाई न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी जारी की गई है। अवैध गतिविधि जो भूमि अतिक्रमण जिस पर मस्जिद बनी है उसको समय रहते हटा दिया जाए और क्षेत्र के अंदर शांति बरकरार रखी जाए। इसलिए हम पूरे हिमाचल प्रदेश में आह्वान करते हैं कि 28 सितंबर को पूरे जिला केंद्रों पर धरना प्रदर्शन होगा। इस बीच संजौली मस्जिद विवाद मामला कोर्ट में भी चल रहा है और शिमला नगर निगम की आयुक्त कोर्ट में 5 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई होनी है। वहीं देवभूमि संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि अगर 5 अक्टूबर को भी इस मामले में फैसला नहीं आता तो आने वाले दिनों में इसे लेकर बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। अगर इस पे आगे लीपापोती है
पोथी सरकार करती है तो हम बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने को तैयार है। ऐसा ना हो 5 तारीख के बाद पूरे हिमाचल प्रदेश में जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाए। कथित अवैध मस्जिद विवाद को लेकर 1 सितंबर से लगातार प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। प्रदेश भर में 28 अलग अलग जगहों पर इसे लेकर प्रदर्शन हो चुके हैं और देवभूमि संघर्ष समिति का दावा है कि इन प्रदर्शनों में कोई भी राजनीतिक पार्टी का नेता या कोई संगठन शामिल नहीं हुआ है। दावा है कि ये पूरी तरह से जन आंदोलन है और जब तक इस मामले में सरकार कार्रवाई नहीं करती तब तक ये जन आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। धर्म प्रकाश, डीडी न्यूज, शिमला। भारत दुनिया में सर्वाधिक तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। 2014 से पहले पस्त पड़ चुकी विकास दर, भारी महंगाई और उत्पादन में कमी के दौर से उबरते हुए एनडीए सरकार ने न सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को मजबूत किया बल्कि अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार से विकास पथ पर लेकर आई। विभिन्न रेटिंग एजेंसी और थिंक टैंक ने अनुमान जताया है कि अगले कुछ वर्षों में भारत का विकास तेजी से होगा और जल्द ही भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है। यही वजह है कि विश्व बैंक से लेकर आईएमएफ और दुनिया की तमाम संस्थाएं भारत की अर्थव्यवस्था पर भरोसा जता रही हैं। अब जो ताजा अनुमान सामने आए हैं उससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसा और बढ़ा है। आईडीबीआई कैपिटल की रिपोर्ट के अनुसार भारत अगले 6 वर्षों में हर 18 महीने में अपने जीडीपी में $1 ट्रिलियन जोड़ने के लिए तैयार है। इस गति के साथ भारत 2032 तक $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, जो 2030 तक खुद को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान और दक्षिण कोरिया को भी पीछे छोड़ देगा। अर्थशास्त्रियों का भी मानना है कि चीन की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ रही है, जबकि भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अर्थशास्त्री और लेखक गौतम सेन का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था जल्द ही $7 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। चाइना का समस्या तो होना ही था, क्योंकि ये तो 20 साल बहुत शार्प ग्रोथ एक्सपीरियंस किया, तो ये तो रोकना था। वहाँ पे पॉलिसी चेंजेस भी हुआ, कुछ राजनीति भी हुआ, इसलिए उसका स्लोइंग डाउन पता नहीं क्या 4% ये साल होने वाला है। और वहाँ पे और पॉपुलेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया, उसका डेमोग्राफिक क्राइसिस बहुत सीरियस है, तो इसलिए लगता है चाइना विल डेफिनेटली स्लो डाउन। और उसका इकोनॉमी का साइज इसलिए इसके लेके भी बहुत विवाद है। कोई कहता है 18 ट्रिलियन, कोई कहता है 14 ट्रिलियन, कोई कहता है 12 ट्रिलियन। तो हम इतने पीछे नहीं है, कोई हमें रोक नहीं सकता। लेकिन अब तक जैसे लगता है ट्रेजेक्टरी जो लगता है हम 7 ट्रिलियन तो जरूर पहुंचने वाले हैं। रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2030 और 31 तक भारत की नॉमिनल जीडीपी 2 गुना होकर $7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो जाने की उम्मीद है। इससे न केवल भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, बल्कि वैश्विक जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी 3.6% से बढ़कर 4.5% हो जाएगी। साथ ही इससे भारत की प्रति व्यक्ति आय उच्च मध्यम आय वर्ग तक पहुंच जाएगी। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत 2030 और 31 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। अर्थशास्त्री गौतम सेन का भी कहना है कि भारत जल्द ही एक विकसित देश बनने वाला है। उन्होंने इसके लिए विनिर्माण, वोकेशनल ट्रेनिंग और तकनीकी सहयोग पर जोर देते हुए कहा है कि राज्य भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हम तो डेवलप कंट्री बनने वाले हैं। हमारे इनकम पर कैपिटा $10,000 हो जाएगा। अमेरिका से फिर भी हम पीछे रहेंगे, मगर 2-3 चीज़ हमें करने पड़ेगा। वो एक तो है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो रहा है, वोकेशनल ट्रेनिंग बहुत ज़बरदस्त करने पड़ेगा। विदेश में क्या हो रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे इकोनॉमी बहुत डिपेंडेंट है अब ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमी। हमारे जो कहते हैं ट्रेड जीडीपी रेशियो इज 42, सो ऑलमोस्ट हाफ हमारी इकोनॉमी बाहर के साथ जुड़े हुए हैं।
भारत जो अभी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, आने वाले सालों में जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है, जो वित्त वर्ष 2023 और 24 में 8.2% की तीव्र गति से बढ़ रहा है। भारत ने दुनिया के सबसे बड़े शेयर बाजार बेंचमार्क में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। भारत का $5 ट्रिलियन का शेयर बाजार 2024 में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। सोमवार को भी कारोबारी हफ्ते के पहले दिन भारतीय शेयर बाजारों में तेजी रही और दोनों मानक सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी नए रिकॉर्ड के स्तर पर बंद हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने क्रूज लाइंस इंटरनेशनल एसोसिएशन के प्रबंध निदेशक जोएल कैड्स के साथ बैठक की। बैठक के संबंध में पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक संदेश साझा करते हुए कहा, भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज लाइंस इंटरनेशनल एसोसिएशन के प्रबंध निदेशक के साथ बैठक हुई। जोएल कैड्स के साथ बैठक में क्रूज पर्यटन की वर्तमान चुनौतियों और निदान पर चर्चा हुई। केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में विद्युत मंत्रालय ने नई सरकार के पहले 100 दिनों के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। मंत्रालय ने बिजली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, क्षमता बढ़ाने, कनेक्टिविटी बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय पहुंच का विस्तार करने की दृष्टि में से अपनी 100 दिनों की योजना तैयार की है और उनमें सफलता भी पाई है। सरकार गठन के बीते 100 दिनों में विद्युत मंत्रालय ने कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक देश के हर कोने को बिजली से रोशन करने में सफलता पाई है। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान 2032 बनाया गया, जिसमें 10 सालों में विद्युत आत्मनिर्भरता की दिशा में कई लक्ष्य तय किए गए। अभी बिजली की उच्च मांग 425 गीगावाट है, जो 2032 तक 458 गीगावाट होने का अनुमान है। इसके लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क 4.85 लाख सर्कल से 6.48 लाख सर्कल किलोमीटर करने की तरफ काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत आखिरी छोर तक बिजली की पहुंच का प्रयास जारी है। इसमें उत्तर पूर्वी राज्यों की तरफ पावर नेटवर्क बढ़ाए जा रहे हैं, वहीं ट्राइबल्स ग्रुप तक बिजली की सुविधाएं पहुंचाने की तरफ प्रयास तेज हैं। प्रधानमंत्री जी ने पीएम जनमन योजना के अंतर्गत देश के रिमोट एरियाज में, ट्राइबल एरियाज में पावर की सप्लाई आखिरी छोर तक कैसे पहुंचे, इसका हमारा टारगेट 1,24,000 और ऐसे ग्रुप्स का है, जिसमें अभी हमने इसकी जो योजना बना ली है, जो इलेक्ट्रीफाई कर दिए गए हैं 83,596 ऐसे पीवीटीजी और ये इलेक्ट्रीफाइड ये हो चुके हैं। शेष बचे लगभग 41,000, ये भी बहुत जल्दी पूरे कर लिए जाएंगे। भविष्य में प्रदूषण मुक्त ईंधन के रूप में ईवी तकनीक को विकसित किया जा रहा है, जिससे भविष्य में ईवी आधारित गाड़ियों की मांग बढ़ेगी। इसके मद्देनजर ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की दिशा में कार्य हुए हैं। अभी तक 34,000 ये जो चार्जिंग स्टेशन ये बने हुए हैं। 2030 तक 1 लाख चार्जिंग स्टेशन ये बनाए जाएंगे। इनके लिए विस्तृत गाइडलाइंस वो जो है इशू कर दी गई है, ताकि इस सेक्टर में भी हम अपनी प्रगति को पूरा कर पाएंगे। साथ ही ग्रीन हाउस गैस में कमी लाने के लिए खाका तैयार किया गया है। इंडियन कार्बन मार्केट बनाने की दिशा में प्रयास तेज हुए हैं। एनर्जी ट्रांसमिशन गोल के लिए अलग से योजनाएं बनाई गई हैं। कुल मिलाकर विद्युत मंत्रालय ने नए लक्ष्यों को गढ़ा है और उन्हें पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। और भारत सरकार के संचार और डोनर मंत्रालय ने 100 दिन के कामकाज का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। इस मौके पर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में मीडिया को संबोधित करते हुए उत्तर पूर्वी विकास मंत्रालय और दूरसंचार मंत्रालय की उपलब्धियां बताईं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत दूरसंचार के क्षेत्र में समृद्ध हुआ है। पिछले 10 वर्षों में जहां देश के अंदर 90 करोड़ मोबाइल के कनेक्शन होते थे, आज करीब करीब 117 करोड़ मोबाइल के कनेक्शन बन चुके हैं।
भारत एक अग्रसर टेलीकॉम मार्केट के रूप में विश्व पटल पर उभर चुका है और उसी के साथ साथ जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी थी करीब 25 करोड़ की, वो इंटरनेट कनेक्टिविटी 25 करोड़ लोगों से बढ़कर आज करीब 95 करोड़ लोगों तक पहुंच चुकी है। और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने 100 दिनों में महंगाई को नियंत्रण में रखने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। इस बात की जानकारी दी विभाग के सचिव निधि खरे ने। वहीं निधि खरे ने बताया कि नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से सस्ती दरों पर प्याज उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही खाद्य तेलों के दाम ना बढ़ें, इसके लिए कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बढ़ी है। ऐसे में बैटरी और चार्जेस की क्वालिटी को चेक करने के लिए कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर में टेस्टिंग सेंटर्स जल्द शुरू होंगे। एनटीएच के ईवी टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ और ये चूँकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो सर्ज है, जो डिमांड है, वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो एक एनहांस सेफ्टी का जो एस्पेक्ट है, रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस ऑफ ईवी बैटरीज, दिस इज़ अ कंसर्न एंड देयरफॉर देयर वाज एक भूमि पूजन हुआ इस स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टिंग फैसिलिटी को खड़ी करने के लिए। और इसमें न केवल ईवी बैटरी बल्कि जो चार्जिंग स्टेशन टेस्टिंग फैसिलिटी है उसके लिए भी व्यवस्था की गई और ये व्यवस्था मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता में भी साथ ही साथ की जा रही है। और वहीं निधि खरे ने कृषि क्षेत्र में ड्रोन की उपयोगिता को भी रेखांकित किया। सिविल नेचर के जो कार्य बढ़े हैं उनमें ड्रोन्स की उपयोगिता अब अधिक से अधिक हम देख पा रहे हैं और ऐसे में ये एक आवश्यकता थी कि इस सेक्टर में सर्टिफिकेशन के न केवल सस्ती बल्कि एक विश्वसनीय एजेंसी को भी साथ में रखा जाए और एनटीएच इस कार्य को बखूबी कर रही है। भारतीय नौसेना की 2 युवा महिला अधिकारी 2 अक्टूबर को 21,600 नॉटिकल माइल्स से अधिक की यात्रा पर रवाना होंगी, जो 8 महीने तक चलेगी। इन दोनों अधिकारियों को 17 उम्मीदवारों के एक बैच में चुना गया है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। नाविका सागर परिक्रमा 2 एक लंबी और साहसिक यात्रा पर निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पूरी दुनिया के समंदर में उठती लहरों और खराब मौसम से अकेले लोहा लेने के लिए लेफ्टिनेंट कमांडर दीना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए पूरी तरह से तैयार हैं। ये न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी सहन शक्ति और फिटनेस की अग्नि परीक्षा होगी। भारतीय नौसेना का नौकायान पोत INSV तारिणी महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता का संदेश लेकर सागर को फतह करने 2 अक्टूबर को गोवा से रवाना होगा। मुझे डर नहीं लगता है। समुद्र की इन कठिन परिस्थितियों को झेलने के लिए आपको मानसिक रूप से बहुत मजबूत होना चाहिए। ऐसे मौके पर समुद्र से बेहतर कोई दूसरा शिक्षक नहीं हो सकता है। 8 महीने की ये यात्रा भारत की सैन्य कूटनीति का हिस्सा होगी और इस दौरान दोनों महिला नौसेना अधिकारी विभिन्न देशों के लोगों से रूबरू होंगी। जब तारिणी विभिन्न देशों से गुजरेगी तो भारतीय दूतावास इस यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये जल मार्ग इन जाबाज अधिकारियों को केप लिविन, केप हॉर्न और केप ऑफ गुड होप के खतरनाक रास्तों से लेकर जाएगा। ये यात्रा न केवल इनके व्यक्तिगत साहस और कौशल का प्रमाण होगी बल्कि भारतीय नौसेना की महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता और उनके अडिग हौसले व दृढ़ संकल्प का भी उत्सव होगा। इन दोनों अधिकारियों को 17 उम्मीदवारों के एक बैच से चुना गया है। 3 साल के कठोर प्रशिक्षण और रियो तथा मॉरिशस सहित 38,000 नॉटिकल माइल्स की नौकायान यात्रा के साथ ये दोनों महिला अधिकारी इस रोमांचक यात्रा पर निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दिल्ली से विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट, DD न्यूज।
और वहीं स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन के साथ साथ आमजन भी इसके साथ जुड़ रहे हैं। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में नगर निगम ने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए किस तरह के सराहनीय कार्य किए हैं। स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मुरादाबाद नगर निगम ने इन दिनों सराहनीय कदम उठाए हैं। नगर निगम के द्वारा न सिर्फ निगम क्षेत्र में साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है, बल्कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शहर भर की सड़कों पर स्वच्छता जागरूकता चित्र और संदेश लिखे जा रहे हैं, जो लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का काम कर रहे हैं। नगर निगम ने कंपनी बाग पार्क में एक बहुत बड़ी स्वच्छता वॉल बनाई है और इसी क्रम में 3 महीने पहले हम सभी ने साथ बैठ के प्लानिंग की थी और उसके जो पैनल बनाए गए हैं संदेश देने के लिए, वो अत्यंत ही आकर्षक तरीके से हमने बनाए हैं कि बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी एक जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक मिशन है कि स्वच्छता पखवाड़ा और स्वच्छता को एक संस्कृति के रूप में डेवलप किया जा सके, उस तरफ हम नगरवासियों को प्रेरित कर सकें। स्वच्छता वॉल पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सुंदर चित्र और उनके संदेश अंकित किए गए हैं, जो लोगों को न सिर्फ स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक कर रहे हैं, बल्कि शहर की सुंदरता में 4 चांद लगा रहे हैं। शहर के लोगों ने भी नगर निगम की इस पहल का स्वागत किया है। मुरादाबाद में काफ़ी हद तक स्वच्छता है, काफ़ी हद तक सफाई है और सड़कें भी बन रही हैं नई और साफ़ सफाई का भी ध्यान रख रहे हैं। बोल काफ़ी सही है, उस पर काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जिससे लोग जागरूक हों और सफाई पे ध्यान दें, इधर उधर गंदगी कूड़ा ना फेंकें। स्वच्छता बोल का संदेश हाँ ठीक है, लोग पढ़ेंगे उससे जागरूक होंगे, इधर उधर कूड़ा करकट नहीं फेंकेंगे। स्वच्छता से ही स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सकता है। इस बात को बखूबी समझते हुए मुरादाबाद नगर निगम न सिर्फ शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए अभियान चला रहा है, बल्कि लोगों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करने में जुटा है। डीडी न्यूज के लिए मुरादाबाद से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और वहीं इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष तेज हो गया है। इजरायली सेना ने 2006 के बाद लेबनान पर सबसे बड़ा हमला किया है। हिजबुल्लाह के सैकड़ों ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हवाई हमले में कम से कम 490 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। वहीं इस हमले में 1600 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। लेबनान की ओर से जारी बयान में इस बात की पुष्टि की गई है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने बताया है कि उसने अब तक हिजबुल्लाह के करीब 800 ठिकानों को निशाना बनाया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने लेबनान के लोगों से कहा है कि इजराइल का युद्ध लेबनान के आम लोगों के साथ नहीं है, बल्कि हिजबुल्लाह के साथ है। नेतन्याहू ने कहा है कि बहुत लंबे समय से हिजबुल्लाह आपको मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। नेतन्याहू ने संकट की घड़ी में इजराइल के लोगों को एकजुट रहने का वहां आग्रह किया है। वहीं इजराइल ने हाल ही में लेबनान सीमा पर रह रहे लोगों को इलाके खाली करके सुरक्षित जगह पर जाने की चेतावनी जारी की थी। तनाव बढ़ने पर अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अतिरिक्त सेना भेज दी है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने दोनों पक्षों से संयम बरतने का भी आग्रह किया है और तनाव कम करने के लिए इजराइल और लेबनान दोनों से संपर्क किया है। People of Lebanon, Israel's war is not with you, it's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. Those rockets and missiles are aimed directly at our cities, directly at our citizens. To defend our people against Hezbollah strikes, we must take out those weapons. Now, starting this morning, the IDF has warned you to get out of harm's way. I urge you, take this warning seriously. Don't let Hezbollah endanger your lives and the lives of your loved ones. Don't let Hezbollah endanger Lebanon. Please, get out of harm's way now. Once our operation is finished, you can come back safely to your homes. और वहीं ग्रामीण पृष्ठभूमि में शादी की कहानी को बयां करती फिल्म लापता लेडीज को प्रतिष्ठित ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ऑस्कर में इसे बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी में चुना गया है। फिल्म की इस उपलब्धि पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने खुशी व्यक्त की है। फिल्म में रवि किशन थानेदार की भूमिका में है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।